So, hello everyone. I welcome you all to Success Point. तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया। तो आज आ गया रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 7th और आज मैं आपको बस छोटा सा लेक्चर होगा और वैसे क्वेश्चन करवा दूंगा कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल। लगभग हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है उसका, तो 99% आप ये मान के चलो कि अब की बार भी आएगा। यार अब की बार को तो शायद ऑब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन पेपर, फिर भी यार आना चाहिए ये चीज़ तो, क्योंकि वो स्टेप्स के बीच में से कहीं से पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव वैसे भी तुम्हें पता है थोड़ा सा टफ होता है। तो फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो माय नेम इज अनमोल अग्रवाल और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए, उसे ज़्यादा फायदा होगा, पूरा समझ में आएगा। वैसे भी ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं था, आप 2x पे करके देख सकते हैं। तो इस लेक्चर को और छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको थ्योरम जो मैंने आपको लास्ट में करवाई थी ना, लास्ट लेक्चर में, लास्ट मतलब ये वाला सिक्स्थ वाले लेक्चर में लास्ट में जो मैंने आपको थ्योरम करवाई थी वो मैं आपको जल्दी से आप यहाँ पे याद दिलवा देता हूँ। थ्योरम ये थी, आप मेरे को कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बताइए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 81, ये किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर। अब कोई ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो 81 को डिवाइड करता हो। मेरे ख्याल से 3 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 81 को डिवाइड करता है, तो मैं लिखूंगा 3 डिवाइड्स 81। और 81 को मैं क्या लिख सकता हूं? 9 का स्क्वायर। तो 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर। तो थ्योरम हमसे ये कहती है बच्चों कि अगर 3 एक प्राइम नंबर है, वो है, तो 3 अगर 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम हमसे कहती है कि भाई 3 ऑल्सो डिवाइड्स 9। समझ में आई इतनी बात? मतलब 9 स्क्वायर का रूट। ठीक है, चलिए जिसको समझ में नहीं आया एक और एग्जांपल ले लेते हैं उसके लिए, छोटा सा। अगला कोई स्क्वायर बताओ। मैंने ले लिया 64, ये किसका स्क्वायर है बच्चों? ये है 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये 8 का स्क्वायर है। अब कोई ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो 64 को डिवाइड कर दे पूरा पूरा। 2 में मैंने ले लिया, भाई 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 64 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो 2 ले लिया मैंने। तो हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स 64 यानी कि 8 स्क्वायर। तो थ्योरम हमसे क्या कहेगी? 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर, 3 ऑल्सो डिवाइड्स 9, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। इफ 2 इज प्राइम नंबर सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो लास्ट लेक्चर देखिए, लास्ट में मैंने बताया, प्रूफ भी दिया है इसका। 2 ऑल्सो डिवाइड्स 8। ठीक है, अब भी अगर समझ में आए चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये एग्जांपल 1 था, ये एग्जांपल 2 था। मैं आपको थ्योरम सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एग्जांपल 3 था, 3 था नहीं 3 है। एक और परफेक्ट स्क्वायर मैंने ले लिया 36, किसका स्क्वायर है? 6 का। तो क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो 36 को डिवाइड कर दे? 3। आप 2 भी ले सकते हैं, 2 भी एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 36 को डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 3 डिवाइड्स 36 यानी कि 6 स्क्वायर। तो थ्योरम हमसे क्या कहेगी? 3 ऑल्सो डिवाइड्स 6। और यहां पे आप देखेंगे ना तो ये चीज सही है, 3 9 को डिवाइड कर रहा है। थ्योरम हमने हमसे कहा कि 3 ऑल्सो डिवाइड्स 9, तो भाई थ्योरम सही कह रही है, भाई 3 9 को डिवाइड करता है। ऐसे ही 2 8 को भी डिवाइड करता है, ऐसे ही 3 6 को भी डिवाइड करता है। अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, और वो है कि अब मैं ले रहा हूं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर। हम हर बार परफेक्ट स्क्वायर ले रहे थे, अब मैंने ऐसे नहीं लिया, अब मैंने लिया ए स्क्वायर। डरो मत, ए स्क्वायर लिया मैंने। ठीक है, अब कोई ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो ए स्क्वायर को डिवाइड करता हो। मैंने मान लिया पी। भाई पी एक ऐसा प्राइम नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, प्राइम नंबर। यहाँ पे मैंने 2 प्राइम लिया है, यहाँ पे मैंने 3 प्राइम लिया है, यहाँ पे मैंने 3 प्राइम लिया है, यहाँ पे मैंने पी भी प्राइम लिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए तो हम क्या लिखेंगे? पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो थ्योरम हमसे क्या कहेगी बच्चों? P ऑल्सो डिवाइड्स A। P ऑल्सो डिवाइड्स A, ये ही है थ्योरम, इसमें P प्राइम होना चाहिए।
और a एक इंटीजर होना चाहिए। यही है मेन थ्योरम। अब आप इसको नोट कीजिए, मैं इस थ्योरम को वहां लिख के अपने मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर लिया नोट? चलिए मिटा दूं? ओके। इस थ्योरम को मैं वहां लिख देता हूं कोने में, ताकि इसकी जब जरूरत पड़े तो हम इसको यूज कर सकें। यहां पे लिख लेते हैं ना। थ्योरम है कि इफ P divides a square, then therefore P also divides a, where P is prime number, where P is prime। ठीक है, तो ये थ्योरम है, इसको हम यूज करेंगे। और अब मैं इसको देता हूं मिटा। और अब हम चलते हैं अपने मेन सवाल की तरफ, जो है प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। ठीक है, चलिए अब हम नंबर्स को इर्रेशनल प्रूव करेंगे, तो मतलब इर्रेशनल की बात करेंगे। देखो भाई, इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं मैं बता दूं जल्दी से कि इर्रेशनल नंबर वो होते हैं, अगर आपको ये सब चीजें डिटेल में समझनी है तो मेरे पिछले लेक्चर्स देखिए। ठीक है, इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q, इर्रेशनल नंबर, पहले ये समझो कि इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम, जो रेशनल नहीं होते। ये क्या बात हुई, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। जो रेशनल नहीं होते वो इर्रेशनल होते हैं। अब रेशनल कौन से होते हैं? रेशनल बच्चों वो नंबर होते हैं जिन्हें हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, where a and b are कोप्राइम। कोप्राइम मतलब HCF 1 है, when a and b are कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या है इसमें कोप्राइम का मतलब ये है कि जो HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ a, b हो वो 1 के बराबर हो, ये है कोप्राइम का मतलब। यहाँ पे a और b कोप्राइम होने चाहिए, और उस नंबर को अगर हम a/b की फॉर्म में लिख सकें तो वो कैसा हुआ? रेशनल। और जिस नंबर को हम a/b की फॉर्म में ना लिख पाए वो कैसा हुआ? इर्रेशनल नंबर, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलिए। और इसमें a और b कोप्राइम होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यही यूज होगी। नोट कीजिए इसको, अगर आपको इर्रेशनल और इर्रेशनल में डिफरेंस नहीं पता, मैं मिटा रहा हूं। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूव दैट प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन। अब देखो यार, ये क्वेश्चन ना बहुत वैसे से क्वेश्चन होते हैं, मतलब 5 नंबर में आके रखे जाते हैं, और इन क्वेश्चनों को कोई वो नहीं होता कि मतलब हमें सोचना है, इसमें कुछ नहीं। आपको इस बोर्ड से कॉपी करना है, एग्जाम में जाके पेस्ट करना है, खत्म। यही है इसका। और आपके 5 नंबर पक्का। अब देखो, मैंने आपके 5 नंबर पक्का करवाए हैं, तो इसका मतलब इसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? सर आप हमसे कुछ मांगोगे? इसका मतलब सर मैं मांग नहीं ना भाई, एक लाइक दे देना, और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और हाँ, आपका सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो मैं आपको शुक्रिया करूंगा उसके लिए। और अपना सपोर्ट बनाए रखें, हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। इन्होंने हमसे कहा कि प्रूव करो कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया इर्रेशनल क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि भाई √2 हो सकता है एक रेशनल नंबर हो। हमने मान लिया कि हम मान रहे हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है। फिर हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमने माना है वो गलत है। तो हमने क्या माना था? हमने माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है, और वो हमने प्रूव कर दिया कि रेशनल। हमने अपनी बात गलत प्रूव कर दी, तो मतलब वो रेशनल नहीं होगा। और अगर रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा? इर्रेशनल। चलिए अभी लिखने से ज्यादा समझ आएगा। प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल, हमने मान लिया। देखो आपको यही कॉपी करना है सीधा सीधा। ठीक है, लेट अस assume that √2
इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, मैंने मान लिया। अब देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब अलग कर देते हैं उससे। अब √2 अगर हमने माना कि ये एक रेशनल नंबर है, तो क्या मैं √2 को, देखो मैं ये बनाते चल रहा हूँ, इसका मतलब अगली लाइन, ठीक है, अगली लाइन, तो क्या मैं √2 को a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर a HCF ऑफ a, b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये चीज हमने मान ली। अब हमने माना कि √2 एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और उनका HCF 1 होना चाहिए, तो भाई मैंने मान लिया, तो मैं ये भी लिख सकता हूं, ठीक है, ये रेशनल नंबर करते हैं ऐसे काम। तो चलो ये हो गया। HCF 1 मतलब बच्चों, HCF 1 मतलब कि 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो a और b दोनों को डिवाइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह लूँ 2,3। अब 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर है कि जो इन दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं है। तो ये कैसे हुए? कोप्राइम। मैं कह दूं 4 और 9। अब 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर है कि जो इन दोनों को डिवाइड कर दे? आप कहोगे भाई 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो मैं कहूंगा भाई 2 9 को डिवाइड नहीं कर रहा। आप कहोगे 3 9 को डिवाइड कर रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि 3 4 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो कोई भी 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हुए? कोप्राइम। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई कि HCF 1 का मतलब क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे, इस b को मैं क्या करूंगा, इस b को मैं ले जाऊंगा इधर, ठीक है। तो हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू b√2, ठीक है। यहां पे हम ये लिखेंगे, इस b को मैं उधर ले गया। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करने जा रहे हैं बच्चों, या फिर ये कह लो कि मैंने दोनों तरफ b की मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे b कट जाएगा, b की b से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे एक b आ जाएगा। अब हम करने वाले हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। मैंने क्या करा, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। किस इक्वेशन में? इक्वेशन 1 का। ये रहने दो, इससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस वाली इक्वेशन का मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो क्या आएगा? इस तरफ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस तरफ इसका स्क्वायर कितना होगा? b√2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a स्क्वायर इक्वल टू, भाई b√2 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर। ये आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। इतना नोट कीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या आया? a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। हमारे पास क्या है, लाइन सीधी नहीं बनी, थोड़ी सी इसको सीधी बना लेते हैं। तो हमारे पास आया a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, ये आई मेरे पास। अब देखो a स्क्वायर को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, ठीक है। a स्क्वायर को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, तो 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। भाई इसको ऐसे समझ लो कि इस 2 को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, इसके नीचे, तो यहाँ से क्या आएगा? a स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अगर a स्क्वायर को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो एक नंबर आ रहा है, भाई b स्क्वायर एक इंटीजर होगा, हमने यहाँ पे इंटीजर माना है इधर b को। तो a स्क्वायर को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो एक नंबर आया, तो a स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा? 2 से, यानी कि 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। चलो सर बहुत हो गया, आगे बताओ। ठीक है भाई, तो यानी कि हमने यहां से कहा कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब देखो हमने a स्क्वायर को 2 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग लिख दिया, इसलिए 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब देखो ये थ्योरम आ गई। अब ये थ्योरम आ गई। अब इफ p 2 एक प्राइम नंबर है और 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे p का काम कौन कर रहा है? 2। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम कह रही है हमसे। तो हमने कहा 2 ऑल्सो डिवाइड्स a, ये आया इस थ्योरम से, ठीक है। चलो मैं देख लेता हूँ एक बार आ रहा है कि नहीं। बच्चों यहाँ पे हमने लिखा कि भाई इस थ्योरम से 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है
तो 2a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अब चलते हैं अगली तरफ। अगर 2a को डिवाइड कर रहा है यानी कि a 2 से डिविजिबल है, तो क्या मैं a को ऐसे लिख सकता हूँ, a इक्वल टू 2n, वेयर n इज एन, मतलब n कुछ भी हो सकता है। तो मैंने a को 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग लिख दिया। अगर भाई 2a को डिवाइड कर रहा है तो मैंने a को 2 इंटू समथिंग लिख दिया। ठीक है, चलिए अब ये वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, किसमें, इसमें, ये कहाँ से आई थी, ये यहाँ से आई थी, यहाँ से। इस वाली इक्वेशन में मैंने a की वैल्यू 2n पुट कर दी यहाँ पे, a की जगह मैंने 2n लिख दिया यहाँ पे। तो इसको लेके आते हैं, भाई थोड़ा सा नीचे आ जा। ये मैंने फिर a को लिख दिया 2n, तो ये हो गया 2n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। हो सकता है स्टेप पहली बार में समझ ना आए, लेकिन आप एक दो बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, a की जगह बस मैंने 2n लिख दिया। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई n का स्क्वायर, यानी कि 4n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। तो यही है। ठीक है, ये बात समझ में आई। मैंने इसका स्क्वायर खोल दिया। अब एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो 2 टाइम्स गया। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 2n स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मैंने b स्क्वायर को भी 2 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग लिख दिया। भाई यहाँ से समझ लो कि इस 2 को नीचे ले जाओ, इस 2 को नीचे ले जाओ, तो b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब n क्या है हमारे पास में, मैंने माना था कि n एक इंटीजर है, तो n इंटीजर है तो b स्क्वायर भी बाई 2 से डिविजिबल होगा। भाई b स्क्वायर को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक इंटीजर आ रहा है, तो b स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा। इंटीजर मतलब जिसमें पॉइंट्स ना हो, जैसे 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो हमने लिखा यहां से कि 2 डिवाइड्स, बस आने वाला है b स्क्वायर, हमने यहां से लिखा। तो अब आ गई थ्योरम की बारी। अब हम थ्योरम से क्या लिखेंगे कि 2 एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे p का काम कौन कर रहा है, 2, और a का काम कौन कर रहा है, b। तो इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स b, ये थ्योरम ने हमसे कहा। तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स b, ये हमसे थ्योरम ने कहा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में थ्योरम। ठीक है, ये हमसे थ्योरम ने कहा। तो अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब एक ये वाली स्टेटमेंट देखो और ये वाली। इस स्टेटमेंट में था कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स a, यानी कि 2 a को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे हमारा आ गया 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। और हमने क्या माना था कि भाई HCF ऑफ a, b इक्वल टू 1, मतलब कि 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो a और b दोनों को डिवाइड कर दे। और यहाँ पे हमने देखा कि 2 एक ऐसा नंबर है जो a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हमने जो बात कही है ये तो गलत हो गई, वहां पे साफ साफ दिख गया। ठीक है, तो ऐसा धोखा क्यों हुआ, ऐसा धोखा इसलिए हुआ क्योंकि हमने माना ही गलत था। हमने क्या माना था, चलो पहले इसको नोट कर लो, इसको इतने पार्ट को मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, मिटा दूं, ओके। बस आने वाला है। HCF ऑफ a और b क्या था, 1। HCF ऑफ a और b क्या था, 1। यहाँ पे हमने देखा कि 2 एक ऐसा नंबर है जो a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो HCF 1 हो ही नहीं सकता। तो हमारी बात क्या निकली, हमारी बात हो गई गलत। ठीक है, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर। देखो मैं ऐसी लाइनें बनाते चल रहा हूँ, ये वाली, इसका मतलब है क्या, ये अगली लाइन में, ये अगली लाइन में, अगली लाइन में। देयरफॉर क्या लिखेंगे अब, 2 इज अ नंबर which divides both a and b, therefore HCF of a comma b कैन नॉट बी इक्वल टू 1। भैया 1 हो ही नहीं सकता भाई, जब 2 एक ऐसा नंबर है जो a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो HCF मिनिमम 2 होगा, 1 तो हो ही नहीं सकता। तो आप नीचे फिर लिख लेना, हमने जो माना था वो हो गया गलत, तो इसका मतलब
√2 हमने क्या माना था? हमने माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है। √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। भाई हमने जब ये माना था तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा था अभी मैंने कि HCF हमारा ये आना चाहिए था कि HCF ऑफ A, B बनो, ये हमने लिखा था। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि वो तो 1 के बराबर आ ही नहीं रहा, वो तो मिनिमम 2 होगा, क्योंकि 2 दोनों का फैक्टर है, A और B का, तो मिनिमम 2 होना चाहिए। तो √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, तो √2 क्या हुआ? एक इरेशनल नंबर। ये हमने कर दिया प्रूफ। आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेन कंटेंट था जो मैंने आपको दे दिया। अब चलते हैं थोड़ी सी रेशनल नंबर की बात करते हैं। अब देखो इसमें तो √2 है। अब कई बार आपको ऐसे दे देगा कि भाई √3 को प्रूव करो, √4 को प्रूव करो, √3 को प्रूव करो, √5 को प्रूव करो, तो उसमें कुछ नहीं होगा। यहाँ जहाँ 2 है, जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है आपको, वहाँ वहाँ जैसे √3 है, जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है वहाँ पे 3 लिख दो। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 3 3 3 3, यहाँ पे सब पे 3 आ जाएगा। और फिर से ये प्रूव हो जाएगा कि HCF जो है, यहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाएगा, तो HCF 1 के बराबर फिर भी नहीं आएगा, और वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? मिटा दूं मैं? ओके, नोट कीजिए इसको, पूरा बोर्ड मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए। यार हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, आपसे ज़्यादा टेंशन मेरे को रहती है कि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए। बस एक लास्ट चीज़ और समझ लीजिए, उसके बाद आपकी छुट्टी, चैप्टर की भी छुट्टी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने इरेशनल नंबर की बात करी, बस 5 मिनट रेशनल नंबर की, 5 या 10 मिनट रेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो पता है, P/Q नहीं A/B लिखो, कभी तुम P/Q में कंफ्यूज हो जाओ। इनका HCF ऑफ A और B कितना हो? 1। तो अब इसमें 2 तरह के नंबर आते हैं बच्चों। एक आता है, आपने वैसे 9th क्लास में पढ़ा होगा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ, टर्मिनेटिंग, जल्दी से। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। यार बहुत लेंदी चैप्टर से नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग बोल सकते हैं आप, रिपीटिंग। ठीक है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। प्रॉपर्टी का बंटवारा आधा नहीं हुआ। चलिए, अब टर्मिनेटिंग मैं आपको बताऊं तो टर्मिनेटिंग वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं आपसे कि 2.1 एक टर्मिनेटिंग नंबर है। क्यों है टर्मिनेटिंग? क्योंकि ए खत्म हो गया बस, ये और कुछ नहीं है। अब देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ 3.1 सेकेंड बस, 864 टर्मिनेटिंग है, खत्म हो गया। मैं आपसे कहूँ 9.134682119, ये भी टर्मिनेटिंग में खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 3.3333 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, ये टर्मिनेटिंग है क्या? ये टर्मिनेटिंग नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये क्या है? ये 10/3 है। अगर आपको इसको P/Q फॉर्म में नहीं लिखना आता तो लेक्चर नंबर 1 में देखिए। ठीक है, तो ये एक टर्मिनेटिंग नहीं है हमारे पास में। तो ये कैसा हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रिपीटिंग। देखो 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक इसी का एक और एग्जांपल लें तो ये, जैसे मैं कह दूं 9.121212 इनफाइनाइट। ठीक है, ये कैसा हुआ? ये हुआ एक नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रिपीटिंग। देखो इसमें 1 2 रिपीट कर रहा है, 1 2 1 2 1 2 1 2, तो ये हुआ, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, तो इनको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब ये तो मैंने पॉइंट में लिखे थे, आपने आसानी से पहचान लिए, लेकिन वो पॉइंट में नहीं देगा आपको, वो देगा आपको फ्रैक्शन में। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, वो देगा आपको फ्रैक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ 2/5 एक टर्मिनेटिंग है क्या? तो मैंने तो बता दिया भाई हाँ है। अब आप कहोगे, आप भी डिवीजन कर लोगे और कह दोगे कि भाई इसकी वैल्यू आ रही है 0.4। अब ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, यहीं खत्म हो रहा है, तो इसलिए भाई इसके आगे 0 0 आएंगे, तो मतलब ये यहीं खत्म हो रहा है। तो इसके इसलिए ये क्या हुआ? ये हुआ एक टर्मिनेटिंग।
ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे को आप बताओ 9/10, तो आप कहोगे भाई इसकी वैल्यू आ रही है 0.9, खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है। मैं आपसे बोलूं 6 नहीं 7/9, अब बताओ। अब अगर आप डिवीजन करोगे तो हो जाएगा उससे भी, लेकिन यार दिक्कत बहुत होगी, इसको शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे अब इसकी जगह ले लो a/b, ठीक है। अब a/b को आप सिंपलेस्ट रेशियो में तोड़ो। जैसे आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया है a/b, यहाँ पे हमारा 2/5 है, यहाँ पे 9/10 है, आपको कोई भी दिया है a/b, तो आप हमेशा a/b को सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करोगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को दे दिया किसी ने 4/10, तो मैं उसको पहले 2/5 करूंगा, 2 से काट के, यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो, और फिर उस पर कैलकुलेशंस करूंगा 2/5 पे। ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो मैंने आपको समझा दिया। इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं जल्दी से। अब इसमें ए का तो कोई रोल नहीं है, आप ए मत देखो, आप देखो बी। बी 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 अगर इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में, डरना मत, 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m, डरना मत, अभी बता रहा हूं सब कुछ। अगर बी इस फॉर्म में हो तो वो एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल इसी को लेते हैं, 2/5 को, 2/5 को मैंने लिया, 2/5 में b का काम कौन कर रहा है, डिनोमिनेटर, यानी कि 5। भाई a/b के फॉर्म में ये 2/5 या b का काम 5 कर रहा है। इसको मैं b को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1, आ गई भाई फॉर्म इसकी। भाई 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 5 की पावर 1 की वैल्यू 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 5। तो इस फॉर्म में लिख दिया, देखो मैंने इसको, इधर n 0 है और m 1 है, तो इस फॉर्म में लिख दिया डिनोमिनेटर को, इसलिए कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग। इसको ही देख लो 9/10 को, 9/10 में b का काम कौन कर रहा है, 10। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1, आ गया यही फॉर्म। तो ये कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं, अभी मैंने लिया था थोड़ी देर पहले 7/9, तो इधर b का काम कौन कर रहा है, 9, और इसकी वैल्यू हुई 3²। तो यार ये तो अजीब सी वैल्यू आ रही है, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है इसमें, तो ये कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, ये वहां पे आएगा रिपीटिंग में। अब कई बच्चे कहेंगे भाई इसको ऐसे लिख लो, 9 ही तो है, इसको ऐसे लिख लो, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2, आ गई फॉर्म ये रही। तो मैं आपसे कहूंगा कि नहीं, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 3 आ गया। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है तब हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, नहीं तो हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसे मैं देता हूँ यहाँ से मिटा और इसे वहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। अभी जब मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग समझाऊंगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या लिया, 7/9, ये कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, मैंने आपको दिखा दिया। बस 1-2 मिनट और एग्जांपल मैं अगर इसका लूँ तो मैं क्या ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ 5/6। इसको देखो, चेक करो, इसको खुद चेक करो, पॉज करके खुद चेक करो। कर लिया, चलो। इसमें बी का काम कौन कर रहा है, 6। हाँ, हमेशा बी देखेंगे। ठीक है। बी का काम कर रहा है 6, a/b में बी का काम कर रहा है 6। इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1, बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 6। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि 2 और, अब कहेंगे कि 2 और 5 आ गए, फॉर्म बन गई, लेकिन मैं कहूंगा भाई 3 भी आ गया इसके साथ। 3 अगर आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। तो ये कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। इस फॉर्म में जो लिख पाओ b को, मतलब डिनोमिनेटर को, तो टर्मिनेटिंग। अगर इस फॉर्म में नहीं लिख पाओ, कुछ अगल बगल का आ जाए, तो वो कैसा हुआ, सॉरी, इस फॉर्म में अगर लिख पाओ तो टर्मिनेटिंग, और इस फॉर्म में ना लिख पाओ तो नॉन टर्मिनेटिंग। सीधी सी बात है। लास्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, आप खुद ट्राई करिएगा। इसका एग्जांपल लेंगे हम 6/125। चलिए करिए ट्राई। कर लिया, चलो कर रहा जा रहा हूं मैं। इसमें b को क्या लिखेंगे हम, b को हम लिखेंगे 125। ठीक है। इसमें ये चेक कर लेना कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या है। ठीक है। तो b इज इक्वल टू 125 डिनोमिनेटर हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 लग रही है ये तो मेरे को, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3। ठीक है। और तो यार कोई भी नंबर नहीं आ रहा, सबकी पावर 0 हो जाएंगी, मतलब कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो देखो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, n की वैल्यू 0 हो गई, m की वैल्यू 3 हो गई, और 2 और 5 के अलावा कुछ आया भी नहीं, ऐसे 3, 7 वगैरह वगैरह।
तो ये कैसा हुआ, ये हुआ एक टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये हुआ एक टर्मिनेटिंग 6/125, ये हुआ टर्मिनेटिंग। चलिए हम आपको एक होमवर्क देते हैं, आप मेरे को निकाल के बताएंगे 20/21, ठीक है। जल्दी निकालिए, मैं आपको बता देता हूँ। b की वैल्यू क्या हुई 21, इसको हम कैसे लिखेंगे 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 1। इसमें यार 2 ये आ गए दोनों, इसको कैसे लिखोगे भाई 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 1। अब देखो इसके अलावा 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी आ गए, तो ये कैसा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रिपीटिंग। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, समाप्त करते हैं इस लेक्चर को और इस चैप्टर को भी। और अब आप हो गए होंगे खुश। तो इस चैप्टर में मैंने आपको थोड़ी सी वीडियोस लेंदी हो गई, मैंने आपको बताया पूरी इन डिटेल बताया आपको हर कॉन्सेप्ट। तो इसमें एक चीज़ रह जाती है यार वो HCF वाली, कि भाई HCF को कैसे कैसे लिखें उस फॉर्म में कि यूक्लिड एल्गोरिथम से। मैंने TPP में भी एक सवाल दिया था उसका, तो वो हम करेंगे जब मैं आपको, अगर आपने कहा तो मैं बोर्ड के टाइम पे आपको करवाऊंगा इसका वन शॉट लेक्चर में क्या होगा 1 घंटे में पूरा चैप्टर कवर करेंगे, उसमें आपको केवल क्वेश्चंस कराऊंगा, थ्योरी नहीं कराऊंगा। तो ठीक है। और हाँ वो मैं कह रहा था, इसकी थोड़ा सा लेंदी लेक्चर था, लेंदी वो था चैप्टर, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया इस चैप्टर कंप्लीट करने में। तो अगला चैप्टर मेरे ख्याल से हम लेके आएंगे पॉलिनोमियल्स आज या फिर कल, और साइंस में लेके आएंगे हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, पहला चैप्टर, ठीक है। तो हाँ, और वो मैं क्या कह रहा था, इसके जो असाइनमेंट्स और CPP हैं वो यार 2 या 3 दिन के अंदर अंदर डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगी, उसको जाके डाउनलोड करना और देखना। और शाम तक या फिर कल तक मेरी एक नई वीडियो आएगी वो स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो उसे ज़रूर देखना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।